हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्दर स्टडी। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था डिमांड का डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड का डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेसिक अजम्पशंस इन इकोनॉमिक्स। आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ, हमने फंक्शन क्या पढ़ा था। क्यू डी सी इज ए फंक्शन ऑफ पी सी पी आर, पी सी पी आर वाई टी एंड डी। यही फंक्शन था हमारा। क्यू डी सी इज ए फंक्शन ऑफ पी सी पी आर वाई टी एंड डी। क्या कहा था हमने कि सारे फैक्टर्स यदि एक साथ चेंज होंगे तो कमोडिटी के डिमांड को एनालाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका हमने रास्ता निकाला था विद द अजम्पशन सेटेरिस पैरिवस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसमें हमने कहा था कि ये बार पुट करते हैं। बार पुट करने का मतलब है दीज आर एज्यूम्ड कांस्टेंट। तो किस में चेंज होगा? कमोडिटी के प्राइस में। फिर अगली बार हम क्या करेंगे? रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाद बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे और डिमांड के साथ रिलेशन बताएंगे। तो एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करना है, स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है हमारा क्या? पहला फंक्शन हमारा क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फंक्शन क्या होगा? देखिए, जब हमने इन फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? कमोडिटी के प्राइस में। तो उसको हम फंक्शन में दिखाएं या ना दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण कमोडिटी के डिमांड पे इफेक्ट किसका होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो फंक्शन हम कैसे दिखाएंगे? क्यू डी सी इज ए फंक्शन ऑफ पी सी, इंप्लाइड है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाद बाकी फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। सेटेरिस पैरिवस, that is other things remaining constant. There is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. That is, if price of a commodity rises, then its quantity demanded will fall and vice versa. मतलब क्या हुआ? प्राइस कमोडिटी का यदि बढ़ेगा, हायर प्राइस लोअर डिमांड, डिमांड क्या होगा? कम होगा। और प्राइस यदि घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? बढ़ेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। प्राइस कमोडिटी का बढ़ा, उस कमोडिटी का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। और प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। अब मान लो प्राइस बढ़ा है और साथ में इनकम भी बढ़ जाए, और जितना प्राइस बढ़ा है उसके कंपैरिजन में इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, तो डिमांड घटने की जगह पे बढ़ सकता है। इसलिए हमने असम्पशन लिया हुआ है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें? क्या रिलेशनशिप हुआ? कमोडिटी के प्राइस और उसके डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन। हायर प्राइस लोअर डिमांड, lower price higher demand provided other things remaining constant. दूसरा फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको फंक्शन के रूप में कैसे दिखाएंगे? क्यू डी सी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, उसका डिमांड पे इफेक्ट नहीं होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, demand for a commodity also depends upon price of
related goods. Now related goods are of two types. Related goods दो तरह के होते हैं, complementary goods and substitute goods. कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक वस्तुएं और सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं. अब एक एक करके इनको देखते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है? दोज गुड्स which are required to be used together. Complementary goods are those goods which are required to be used together to satisfy a single requirement of the consumer. कंज्यूमर के किसी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यदि दो कॉमोडिटी को साथ साथ यूज करा जाए तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मतलब consumer cannot satisfy his requirements by using one commodity without other. कंज्यूमर दोनों में से किसी एक कॉमोडिटी को यूज करके बिना दूसरी कॉमोडिटी को यूज करे हुए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are required to be used together to satisfy a single requirement of the consumer. कंज्यूमर के किसी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यदि दो कॉमोडिटी को साथ साथ यूज करना पड़े तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. दैट इज कंज्यूमर कैन नॉट सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग वन कॉमोडिटी विदाउट अदर कॉमोडिटी सच एज कार एंड पेट्रोल. अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग की, कार आपके पास है, पेट्रोल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि चार आदमी भाड़े पे लेके आएंगे और बोलेंगे धक्के लगाओ, और मान लो दो आगे से धक्के लगा रहे हो दो पीछे से, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा और जोर लगाओ. रिक्वायरमेंट ड्राइविंग की है, कार है, पेट्रोल नहीं है. पेट्रोल बोले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल सीएनजी सब. तो कार है, पेट्रोल नहीं है, तो ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी. मान लो पेट्रोल है, कार नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. पेट्रोल है, कार नहीं है, तब भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी. ऐसा तो नहीं है ना कि पेट्रोल है, खुद ही पी के दौड़ना शुरू. तो भाई ड्राइविंग के लिए कार पेट्रोल दोनों साथ साथ चाहिए, इनमें से कोई एक है दूसरा नहीं है, तो कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता. इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं. पेन एंड इंक, लिखने की रिक्वायरमेंट है भाई, पेन है, इंक नहीं है, लिखने का काम तो नहीं होगा, मिसाइल के रूप में यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा. अच्छा इंक है, पेन नहीं है, तब भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी, क्योंकि इंक है, पेन नहीं है, लिखने की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होगी. ज्यादा से ज्यादा आप क्या पूछ सकते हो, होली कब है? इंक है, रंग खेलने के काम आ सकता है, लिखने के काम नहीं आएगा. मोबाइल एंड सिम कार्ड साथ साथ चाहिए. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. किसका प्राइस चेंज होगा? रिलेटेड गुड्स का. रिलेटेड गुड्स में कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिलेटेड कॉमोडिटी के प्राइस का कॉमोडिटी के डिमांड के ऊपर इफेक्ट. तो रिलेटेड कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होगा, उसका डिमांड पे इफेक्ट क्या है ये देखेंगे. अब रिलेटेड कॉमोडिटी में कौन सी कॉमोडिटी है? रिलेटेड कॉमोडिटी में कौन सी कॉमोडिटी है? रिलेटेड कॉमोडिटी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का कॉमोडिटी के डिमांड पे इफेक्ट. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड फॉर द कॉमोडिटी. देखिए कैसे कैसे भाई. मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने कार एंड पेट्रोल लिया.
कार का कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल है या पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री कार है? बताइए। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कार के लिए पेट्रोल और पेट्रोल के लिए कार। अब मान लो हमने कार को कॉम्प्लीमेंट्री मान लिया, तो पेट्रोल क्या हो जाएगा? कॉमोडिटी। और कार को हम कॉमोडिटी मानेंगे, कार को यदि हम कॉमोडिटी मानेंगे तो पेट्रोल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस किसका चेंज होगा? प्राइस किसका चेंज होगा? कार का या पेट्रोल का? प्राइस किसका चेंज होगा? कार का या पेट्रोल का? तो प्राइस चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। प्राइस चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, मतलब प्राइस चेंज होगा पेट्रोल का। तो प्राइस यदि पेट्रोल का बढ़ेगा तो डिमांड कार का क्या होगा? पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार चलाना हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, हम कार की डिमांड कम करेंगे, कार की जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मोड्स हम प्रेफर करेंगे। तो पेट्रोल का प्राइस यदि बढ़ा तो डिमांड कार का घटेगा, और यदि पेट्रोल का प्राइस घटा, कार चलाना हमारे लिए सस्ता होगा, हम ज्यादा कार डिमांड करेंगे, कार का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कब? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड फॉर कॉमोडिटी कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा तो कॉमोडिटी का डिमांड घटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस घटा तो कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ा। प्राइस मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हमने मान लो हमने पेट्रोल ले लिया, तो प्राइस पेट्रोल का बढ़ा तो डिमांड कार का घटा, और प्राइस पेट्रोल का घटा तो डिमांड कार का बढ़ा। कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन। अब देखते हैं इसी को। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are required to be used together to satisfy a single requirement of the consumer. That is, consumer cannot satisfy his requirements by using one commodity without other. Example क्या बताया? कार पेट्रोल, पेन इंक, मोबाइल एंड सिम कार्ड etc. Other things remaining constant, there is an inverse relationship between price of complementary good and demand for the commodity. सही है? एग्जाम्पल के लिए कार पेट्रोल लिया, कार को हमने क्या माना? कॉमोडिटी। पेट्रोल को क्या माना? कॉम्प्लीमेंट्री। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार का डिमांड क्या हुआ? घटा। पेट्रोल का प्राइस घटा, कार का डिमांड क्या हुआ? बढ़ा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाद बाकी फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। अब हम इस रिलेशन को चाहें तो एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इकोनॉमिक्स में डायग्राम से डरते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम होता है ना, ग्राफ के बेसिक प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है। मैं पहले थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूं। नोट करने की जरूरत नहीं है, और नोट यदि करेंगे तो कहीं रफ में, और ऐसे भी हम जो आपको बुक्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, एवरीथिंग इज रिटन देयर। तो पहले मैं थोड़ा डायग्राम बनाना सिखाता हूं आपको, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। देखिए,
ग्राफ में आपने पढ़ा होगा एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू जीरो से प्लस जीरो से माइनस जीरो, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, जीरो से प्लस इनफाइनाइट और जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक वेरी करता है। दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू जीरो होती है। तो जीरो से ये पॉजिटिव वैल्यू जाएगा कहां तक? प्लस इनफाइनाइट। और जीरो से एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू जाएगा कहां तक? माइनस इनफाइनाइट। वैसे ही y की वैल्यू भी जीरो से प्लस इनफाइनाइट और जीरो से माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू जाएगा कहां तक? प्लस इनफाइनाइट। और नीचे नेगेटिव वैल्यू जाएगा कहां तक? माइनस इनफाइनाइट। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो हम डायग्राम बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एक्स और वाई के पॉजिटिव पार्ट पे ही डायग्राम बनाना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक्स और वाई का कौन सा पार्ट? पॉजिटिव पार्ट। तो मान लो एक्स का हमने पॉजिटिव पार्ट लिया और वाई का भी पॉजिटिव पार्ट ले लिया। सरफेस में हमने एक पॉइंट लिया है। सरफेस में हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो उसका नाम दे दिया ए। पॉइंट ए के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी है और पॉइंट ए के क्रॉसपॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी है? आप में से कुछ बच्चे इसको बता भी सकते हैं और कुछ बच्चे हो सकता है नहीं बता पाए। तो थोड़ा सा और बेसिक पार्ट पे मैं चलता हूं। ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बनाते हो, लाइनें सीधी हैं। ग्राफ पेपर बना रहा हूं मैं, लाइनें सीधी हैं और बराबर डिस्टेंस पे है। नहीं भी है तो एज्यूम करिए, थोड़ा एजम्पशन तो ले ही सकते हैं। और आपके उम्र वाले बच्चे तो एजम्पशन में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत तरह तरह के एजम्पशन लेते रहते हैं। तो अभी एजम्पशन ले रहे हैं, ये लाइनें सीधी हैं और बराबर डिस्टेंस पे। नहीं भी है तो एज्यूम कर लीजिए। कर रहे हैं ना भाई? ग्राफ पेपर बना रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पे मैंने लिखा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये दिखाना है। कितने लोग दिखा सकते हैं? ज्यादातर बच्चे दिखा सकते हैं। क्या कहेंगे कि सर एक स्केल लेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, नाम दे देंगे एक्स वाई और जहां पे दोनों मिल रहे हैं वो ओरिजिन। वैल्यू पुट करेंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। काउंट किया 1 2 3 4। वाई की वैल्यू कितनी है? 3। 1 2 3 मिला दिया, पॉइंट मिला, उसका नाम दे दिया ए। पहले एक्स की वैल्यू लिख दिया 4, वाई की वैल्यू लिख दिया 3। मतलब वैल्यू दिया हुआ था तो आपने पॉइंट निकाल दिया। हमने पॉइंट दिया था और वैल्यू पूछा था, तो कई बच्चे नहीं बता पाए।
क्या करेंगे भाई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स पे, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां, वाई पे। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो एक्स की वैल्यू है, नहीं दिया हुआ है वैल्यू, अल्फाबेटिकल नाम दे दिया। जो वर्टिकल डिस्टेंस है वाई की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ओ एक्स वन। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ओ एक्स वन, और y की वैल्यू कितनी हो गई, ओ वाई वन। मान लो कह रहा है कि y घटा है और x बढ़ा है, इसको डायग्राम में दिखाओ। y घटा है, x बढ़ा है, इसको डायग्राम में दिखाओ। ये नहीं दिया कितना घटा है कितना बढ़ा है, तो घटाओ y को। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कितना घटाएं, इतना नहीं नहीं, इतना नहीं नहीं, इतना, जीरो हो गया। अरे घटाना है, बढ़ाना है, आपकी ना तो कोई प्रॉपर्टी पूछ रहा है और ना आपके मोबाइल का कोई सेक्रेट नंबर आपसे मांग रहा है। घटा दो, अब घटा के जीरो मत कर देना, बढ़ा दो, बढ़ा के इनफाइनाइट मत कर लेना। तो वाई घटा है, नीचे आएंगे, एक्स बढ़ा है, राइट में जाएंगे, पॉइंट को मिला देंगे, इनवर्स रिलेशन। दूसरा नाम दे दिया पॉइंट का। आ गए यहां, मान लो ये x2 है, y2 है, तो वैल्यू क्या हो गया, यहां पे OX2 OY2। तो इकोनॉमिक्स के डायग्राम में यही होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी डायग्राम ये नहीं कहता कि मैं अपवर्ड होता हूं, और कोई भी डायग्राम ये नहीं कहता कि मैं डाउनवर्ड होता हूं। डायग्राम केवल और केवल रिलेशन बताता है, रिलेशन इनवर्स था इसलिए डाउनवर्ड था। मान लो रिवर्स, ये वैल्यू है और दिया होता कि भाई y बढ़ा है तो x भी बढ़ा है, तो y बढ़ा है कहां जाएंगे, ऊपर। y बढ़ा है तो कहां जाएंगे, ऊपर, और x बढ़ा है तो कहां जाएंगे, राइट में, मिला देंगे पॉइंट। अब रिलेशन डायरेक्ट था इसलिए कर्व क्या हो गया, अपवर्ड। तो हमें रिलेशन पे ध्यान रखना है, किस पे ध्यान रखना है, रिलेशन पे। अब देखिए यहां पे हमारा रिलेशन क्या था, प्राइस पेट्रोल का बढ़ा तो डिमांड कार का घटा। इस रिलेशन को हमें डायग्राम में दिखाना है, तो क्या करेंगे भाई, डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया हमने। ड्रॉ कर दिया। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में जब डायग्राम हम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ये एक परंपरा कस्टम चली आ रही है, आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन कोई परंपरा कोई कस्टम ऐसी हो जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो तो उसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो भाई कार के डिमांड पे इफेक्ट है पेट्रोल के प्राइस में चेंज होने से। तो पहले क्या चेंज हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, प्राइस ऑफ पेट्रोल हमने यहां लिया। किताब जो आपको मिलेगी लिखा हुआ सब कुछ होगा, जहां डायग्राम बनाना होगा स्पेस खाली होगा, जैसे अभी हमारे पास स्पेस खाली था उसमें हम डायग्राम बना रहे हैं। और यहां पे क्या लिया हमने, डिमांड फॉर कार। हमने क्या कहा था, रिलेशन दिया होगा डायग्राम बना देंगे, और डायग्राम दिया होगा तो रिलेशन बता देंगे। यहां रिलेशन क्या दिया था, प्राइस पेट्रोल का बढ़ा
प्राइस पेट्रोल का बढ़ा तो डिमांड कार का घटा। प्राइस पेट्रोल का घटा तो डिमांड कार का बढ़ा। ये रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, एक बेस पॉइंट हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। प्राइस के लिए दे दिया P और डिमांड के लिए दे दिया Q। एक प्राइस और क्वांटिटी हमने अपनी मर्जी से ले लिया। प्राइस पेट्रोल का बढ़ा है तो कहां जाएंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर। मान लो गया ऊपर, नाम दिया P1। डिमांड कार का घटा, कहां जाएंगे, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में, नाम दे दिया Q1। प्राइस पेट्रोल का बढ़ा तो डिमांड कार का घटा। फिर अपने बेस पॉइंट पे आ जाओ। अब क्या है, पेट्रोल का प्राइस घटा तो डिमांड कार का बढ़ा। इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। जो कर्व बना उसको क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। अब ये आप बताओ कि ये नॉर्मल डिमांड कर्व है या स्पेशल केस है? स्पेशल केस है। नॉर्मल डिमांड कर्व बनाते हो तो आप क्या बनाते हो, उसी कॉमोडिटी का प्राइस होता है और उसी का डिमांड भी होता है। सेम कॉमोडिटी का प्राइस और सेम कॉमोडिटी का डिमांड। क्या रहता है भाई, प्राइस का पेट्रोल का और डिमांड भी पेट्रोल का, तो कहते हैं नॉर्मल डिमांड है। उसी का प्राइस उसी का डिमांड। लेकिन यहां एक कॉमोडिटी का प्राइस है और दूसरी कॉमोडिटी का डिमांड है। प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर कॉमोडिटी। अभी मैं बताऊंगा, इसको कहते हैं हम क्रॉस डिमांड। एक का प्राइस दूसरे का डिमांड। तो यह एक का प्राइस है दूसरे का डिमांड है। आप लिख दो, इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, डिमांड कर्व of the commodity due to change in price of complementary good. Demand curve of the commodity due to change in price of complementary good. एक कॉमोडिटी का प्राइस है दूसरे का डिमांड है, इसलिए लिख दिया क्या, डिमांड कर्व ऑफ द कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सही है भाई, कोई दिक्कत? एक कॉमोडिटी का प्राइस दूसरे का डिमांड। अभी मैं बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड। 12th में आपने पढ़ा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई के डिमांड पे क्या इफेक्ट है, एक्स के प्राइस में चेंज होने से एक्स के डिमांड पे इफेक्ट। नॉर्मल डिमांड, ऑन डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। और एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई के डिमांड पे क्या इफेक्ट है, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड, एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड। सही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब है, हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। दोज गुड्स
which can be used in place of one another. Those goods which can be used in place of one another. एक दूसरे की जगह पे जो यूज होते हैं, एक दूसरे के जगह पे जो यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स. कंज्यूमर कैन सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर. एक की जगह पे दूसरी कमोडिटी को यूज करके कंज्यूमर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है. जैसे चाय की जगह पे कॉफी और कॉफी की जगह पे चाय, चल सकता है ना? इंक पेन की जगह पे बॉल पेन और बॉल पेन की जगह पे इंक पेन, चल सकता है ना? पेप्सी की जगह पे कोक और कोक की जगह पे पेप्सी, चल सकता है ना? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, मान लो एक्स नहीं है वाई से काम चल सकता है, वाई नहीं है एक्स से काम चल सकता है, तो एक्स वाई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another. That is, consumer can satisfy his requirements by using one commodity in place of other commodity, such as tea and coffee, ink pen and ball pen, Pepsi and Coke. एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा हमें तो देखना है. रिलेटेड कॉमोडिटी के प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट, और रिलेटेड कॉमोडिटी में क्या पढ़ रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसका कंज्यूमर के डिमांड पे इफेक्ट. तो देखिए क्या है, क्या होगा भाई? रिलेटेड कॉमोडिटी का सब्स्टिट्यूट, रिलेटेड कॉमोडिटी में सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी के प्राइस का कॉमोडिटी के डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर द कॉमोडिटी. कैसा रिलेशन है भाई? There is direct relationship between price of substitute good and demand for the commodity. कैसे? मान लीजिए टी है और कॉफी है, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है या नहीं? एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है या नहीं? बोलो भाई, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है या नहीं? टी और कॉफी एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है. चाय की जगह पे कॉफी और कॉफी की जगह पे चाय से काम चलता है. अब देखिए इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कैसे है, और थोड़ा हम लोग यहां ह्यूमन मेंटेलिटी को भी समझेंगे, मनुष्य की मानसिकताओं को समझना. हालांकि ये एक अबुझ पहेली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझने की. और इकोनॉमिक्स तो मनुष्य की मानसिकताओं को समझने की कला है. देखिए क्या है भाई, टी है और कॉफी है. चाय की जगह पे कॉफी, कॉफी की जगह पे चाय चल सकता है, तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट. टी को मान लो हमने कॉमोडिटी मान लिया, तो कॉफी क्या होगा? सब्स्टिट्यूट. और कॉफी को यदि हम कॉमोडिटी मान लेंगे तो टी क्या होगा? सब्स्टिट्यूट. किसका प्राइस चेंज होगा? रिलेटेड कॉमोडिटी का. रिलेटेड कॉमोडिटी में क्या देख रहे हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो प्राइस कॉफी का
प्राइस कॉफी का बढ़ा, डिमांड टी का बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। और कॉफी का प्राइस घटा तो डिमांड टी का घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। नॉर्मल तो हम यही पढ़ते भाई, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कैसे। और कैसे वाला पॉइंट जब समझ जाते हैं ना तो दिमाग में सेट रहता है, अदरवाइज रटने वाली कला हो जाती है, रटने वाली आर्ट हो जाती है। अब भाई सीए की पढ़ाई है, सिलेबस है, कितना रटोगे। तो देखो भाई, अभी मान लेते हैं टी और कॉफी हमने ले लिया है। टी को हमने कॉमोडिटी माना हुआ है और कॉफी को हमने सब्स्टिट्यूट माना हुआ है। मान लो अभी चाय का प्राइस है 8 रुपया पर कप, कॉफी का प्राइस मान लो ये रुपया है, हाँ? और कॉफी का प्राइस मान लो 15 रुपये पर कप है, मान लिया। हाँ जी, पीने वालों में से, पीने वाले बोले तो चाय कॉफी पीने वाले, कुछ और मत समझना, लाल पानी पीला पानी नहीं। आजकल तो गवर्नमेंट ने होम डिलीवरी भी शुरू करने की प्लानिंग कर दी है पीने वाले आइटम्स के। तो चाय कॉफी पीने की बात करते हैं। पीने वालों में से मान लो 60% चाय पीते हैं और 40% कॉफी पीते हैं। अभी ये हिसाब किताब है। अब क्या है भाई, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, कॉफी का प्राइस बढ़ के 20 रुपया पर कप हो गया। चाय के प्राइस में कोई अंतर नहीं है, ये 8 रुपया पर कप ही, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब कॉफी पीने वाले लोग क्या सोचते हैं कि चाय और कॉफी के प्राइस में बहुत अंतर है, दोनों के टेस्ट में एज सच कोई खास अंतर तो है नहीं। चाय पियो या कॉफी पियो, अल्टीमेटली जीभ को तो जलना ही है, महंगा पी के क्या जलाना। कॉफी छोड़ के चाय पिएंगे, कॉफी छोड़ के चाय पिएंगे मतलब प्राइस कॉफी का बढ़ा है, लोग कॉफी छोड़ के चाय पिएंगे मतलब डिमांड टी का क्या हो गया, बढ़ गया। डायरेक्ट रिलेशन है, बताइए। फिर देखते हैं, चाय के प्राइस में कोई अंतर नहीं है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटरिस पेरिबस। कॉफी का प्राइस 15 रुपए से घट के 10 रुपया पर कप हो गया। कॉफी का प्राइस क्या हो गया भाई, कॉफी का प्राइस क्या हो गया, 15 रुपए से घट के 10 रुपए पर कप हो गया। चाय के प्राइस में कोई अंतर नहीं है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये चाय पीने वाले लोग सोचते हैं, ह्यूमन मेंटेलिटी, कि चाय और कॉफी के प्राइस में कोई खास अंतर तो है नहीं, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। हमें किसी को इनवाइट करना होता है तो हम ये नहीं कहते पुराने जमाने की तरह कि चलो एक कप चाय पी के आते हैं, क्या कहते भाई, चलो एक कप कॉफी पी के आते हैं, बिकॉज ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी। तो पुराने जमाने में था, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है इसलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है, पुराने जमाने में। आजकल तो भाई नेस्कैफे का प्रचार आता है, ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी। तो ये चाय पीने वाले सोचते हैं चाय और कॉफी के प्राइस में कोई खास अंतर है नहीं, दोनों के स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। चाय क्यों पिए, कॉफी क्यों ना पिए। चाय छोड़ के कॉफी पीते हैं मतलब डिमांड टी का घटता है,
क्यों? क्योंकि प्राइस कॉफी का घटा है, इसलिए कॉफी के प्राइस घटने से लोग चाय छोड़ के कॉफी पीने लगेंगे, मतलब चाय का डिमांड घट जाएगा। तो देखिए, तो सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ा, सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी का प्राइस घटा, सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी का प्राइस घटा तो कॉमोडिटी का डिमांड भी घट गया। कैसा रिलेशन? कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। अब इसको यदि हम एक डायग्राम के रूप में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? कई बच्चे हमारे ऐसे होंगे अभी भाई, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन में मत आना बेटे, टेंशन में मत आना, समझने की कोशिश करना। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? डायग्राम बनाना है, समझना भी है इस बात को। प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड फॉर टी, ये देखा था ना हमने। कॉफी के प्राइस में चेंज होने से चाय के डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा? क्या कहा था हमने? एक बेस पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेना, ले लिया। अब रिलेशन क्या कहता है? जो रिलेशन कहता है वही करना। रिलेशन क्या कहता है भाई? कॉफी का प्राइस बढ़ा, मान लो OP2 हुआ, तो डिमांड टी का बढ़ गया। कॉफी का प्राइस घटा तो डिमांड टी का घट गया। पॉइंट्स को मिला दो आपस में। जो कर्व बना उसको क्या कहेंगे? डिमांड कर्व ऑफ द कॉमोडिटी। ये अपवर्ड डिमांड कर्व देख के बहुत लोगों को टेंशन हो गई होगी। अपवर्ड डिमांड कर्व देख के बहुत लोगों को टेंशन हो गई होगी। टेंशन में मत आना, भी बताता हूं। डिमांड कर्व ऑफ द कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आप में से कई लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि भाई, आप लोगों में से कई लोगों ने, सबने ये पढ़ा हुआ है, कई लोगों ने नहीं, सबने ये पढ़ा हुआ है कि क्या होता है भाई? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एकदम दिमाग में सेट है। एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, एकदम सेट है दिमाग में। और ये सेट होते होते क्या हुआ ना, कुछ ऐसी पिक्चर बन गई है, एवरीथिंग इज डाउन, एवरीथिंग विच इज डाउनवर्ड इज डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में, एंड एवरीथिंग विच इज अपवर्ड इज सप्लाई कर्व। अब क्या है भाई, मान लो आपका 3rd फ्लोर पे घर है, घर से नीचे उतरते हो, स्टेयर्स नीचे की ओर होते, डाउनवर्ड है तो डिमांड कर्व है। और जब घर में जाओगे नीचे से ऊपर, स्टेयर्स ऊपर की ओर है, तो क्या कहोगे? अपवर्ड है, इसलिए सप्लाई कर्व है।
मतलब आते समय डिमांड कर्व, उतरते समय डिमांड कर्व, चढ़ते समय सप्लाई कर्व। अरे भैया वो डिमांड कर्व नहीं है, वो सप्लाई कर्व नहीं है। ना तो डिमांड कर्व है और ना ही वो सप्लाई कर्व है। क्या है वो? स्टेयर्स है, स्टेयर्स। रिलेशन डायरेक्ट तो कर्व अपवर्ड, रिलेशन इनवर्स तो कर्व डाउनवर्ड। नॉर्मल प्राइस और डिमांड का रिलेशन पी एक्स डी एक्स, एक्स कॉमोडिटी का प्राइस और एक्स कॉमोडिटी का डिमांड, इसके बीच में रिलेशन इनवर्स होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसलिए कर्व डाउनवर्ड बनता है। मान लो कर्व बनाएंगे, एक्स का प्राइस बढ़ा तो एक्स का डिमांड घटेगा, एक्स का प्राइस घटा तो एक्स का डिमांड बढ़ेगा डाउनवर्ड। सप्लाई में क्या होता है? पी एक्स एस एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स, रिलेशन डायरेक्ट, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। यहां क्या था? प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो यहां जब सप्लाई कर्व का डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटा सप्लाई घटा, तो रिलेशन डायरेक्ट है इसलिए अपवर्ड है। यहां हम डायग्राम क्या बना रहे हैं? नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं है ये, इसलिए कंफ्यूजन में मत आओ। ये क्या है? एक कॉमोडिटी का प्राइस है, दूसरी कॉमोडिटी का डिमांड है। एक कॉमोडिटी का प्राइस है और दूसरी कॉमोडिटी का डिमांड है, और इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट है, इसलिए कर्व अपवर्ड बनाए। कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखा भी है, डिमांड कर्व ऑफ द कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ये नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं है। क्या ये? स्पेशल केस। क्या है स्पेशल केस? तो किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से पीएक्स दूसरी कॉमोडिटी के डिमांड पे इफेक्ट देखे डी वाई, प्राइस ऑफ एक्स डिमांड ऑफ वाई, तो इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड। आप ऐसे समझो, पी एक्स डी एक्स ये नॉर्मल डिमांड है, एक्स के प्राइस में चेंज होने से एक्स के डिमांड पे इफेक्ट नॉर्मल डिमांड है। पी वाई डी वाई, वाई के प्राइस में चेंज होने से वाई के डिमांड पे इफेक्ट नॉर्मल डिमांड है। लेकिन एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई के डिमांड पे क्या इफेक्ट है, इसको कहेंगे क्रॉस डिमांड। या वाई के प्राइस में चेंज होने से एक्स के डिमांड पे क्या इफेक्ट है, इसको क्या कहेंगे? क्रॉस डिमांड। एक कॉमोडिटी का प्राइस, दूसरी कॉमोडिटी का डिमांड, इस रिलेशन को एनालाइज करेंगे तो क्या कहेंगे? क्रॉस डिमांड। आपने पढ़ा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कॉमोडिटी के डिमांड पे कितने का इफेक्ट होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी। तो दूसरी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से कॉमोडिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड। अब यहां यदि क्रॉस डिमांड में रिलेशन डायरेक्ट होगा, जैसा कि अभी हमने देखा रिलेशन डायरेक्ट था, तो कर्व अपवर्ड बना। और जब रिलेशन इनवर्स होगा, जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में था, एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के डिमांड के बीच में रिलेशन इनवर्स था। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड घट रहा था, तो वहां कर्व डाउनवर्ड बना था। तो एक बात दिमाग में सेट करिएगा, जहां भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच रिलेशन इनवर्स है, कर्व डाउनवर्ड होगा। और जहां भी रिलेशन डायरेक्ट है, कर्व अपवर्ड होगा। आपको समझाने के लिए थोड़ा बताता हूं, ये जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना, शुरू में आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट घटता है। तो ये आउटपुट है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बाद बाकी बच्चे टेंशन मत लेना। ये बेस पॉइंट लिया,
शुरू में आउटपुट बढ़ा तो एवरेज कॉस्ट घटा, डाउनवर्ड। फिर आप पढ़ते हो कि थोड़े समय आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, तो आउटपुट बढ़ा, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रह गया। फिर पढ़ते हो कि आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता है, और इसलिए क्या बोलते हो कि यू शेप्ड कर्व होता है, यू शेप्ड। तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। क्यों? यहाँ रिलेशन डायरेक्ट है, आउटपुट बढ़ा, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ा। यहाँ रिलेशन क्या है? आउटपुट बढ़ा, एवरेज कॉस्ट घटा, इसलिए कर्व क्या है? डाउनवर्ड। क्लियर? तो क्रॉस डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के डिमांड पे इफेक्ट, इसको क्या कहेंगे? क्रॉस डिमांड। चलिए आते हैं पावर पॉइंट पे। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. That is, consumer can satisfy his requirements by using one commodity in place of other commodity, such as tea and coffee, ink pen and ball pen, Pepsi and Coke. क्या रिलेशन बताया? Other things remaining constant, there is a direct relationship between price of substitute good and demand for the commodity. रिलेशन डायरेक्ट है। टी को कॉमोडिटी माना है, कॉफी को सब्स्टिट्यूट। टी को कॉमोडिटी माना है, ये गलत हो गया है। टी को कॉमोडिटी माना है, कॉफी को सब्स्टिट्यूट। प्राइस कॉफी का बढ़ा तो डिमांड टी का क्या होगा? बढ़ेगा। और कॉफी का प्राइस घटा तो डिमांड टी का क्या होगा? घटेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। Cross demand. If demand of a commodity is analyzed due to changes taking place in price of another commodity, then it is called cross demand. कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Other things remaining constant, demand for a commodity also depends upon income of the consumer. बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है तो कंज्यूमर के इनकम पे भी डिमांड डिपेंड करेगा। फंक्शन क्या होगा? बाद बाकी फैक्टर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है जनरली। लेकिन ये जनरल रूल, ये जनरल कॉन्सेप्ट हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसी भी कॉमोडिटीज हैं जिनके केस में इनकम बढ़ने पे डिमांड घटेगा, इनकम घटने पे डिमांड बढ़ेगा। कुछ ऐसी भी कॉमोडिटीज हैं कि शुरू में इनकम बढ़ने पे तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए, कंज्यूमर के इनकम की जब हम स्टडी करते हैं ना, तो कॉमोडिटीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर के इनकम की स्टडी करते हैं तो हम कॉमोडिटीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक क्या है भाई? हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अलग अलग पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग जनरली जो कॉमोडिटीज हम यूज करते हैं, नॉर्मली जो कॉमोडिटीज हम यूज करते हैं इन जनरल, उसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग नॉर्मली जिन कॉमोडिटीज को यूज करते हैं, जनरल यूज है हमारा,
उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड्स। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कॉमोडिटी को लग्जरियस गुड्स कहते हैं। लग्जरियस गुड्स। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लग्जरियस मतलब विलासिता संबंधी वस्तुएं, और नॉर्मल मतलब सामान्य। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कॉमोडिटी को, अपना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कॉमोडिटी को कहते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहे कुछ भी हो, आप कहीं के महाराजा हो या कोई कहीं का भिखारी हो, हर व्यक्ति के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए जो कॉमोडिटी यूज होता है उसको कहते हैं एसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तुएं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो इनकम की जब हम स्टडी करते हैं तो इनकम में चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स पे देखते हैं। किस पे देखते हैं? अलग अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स पे। सही है? तो जनरल कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि भाई इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्या कहा भाई? नॉर्मली क्या कहा? नॉर्मली विथ राइज इन इनकम डिमांड राइजेज एंड वाइस वर्सा। तो ये नॉर्मल एंड लग्जरियस गुड्स के केस में, नॉर्मल और लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होगा? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, रेट अलग अलग होगा। नॉर्मल गुड्स तो आप नॉर्मली यूज कर ही रहे हो, इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगा लेकिन कम। और लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम बढ़ने पे डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। क्या रेट से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसको इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं, केवल अभी रिलेशन को देखना है। तो इनकम बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, लग्जरियस गुड्स का ज्यादा बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स का कम बढ़ेगा। इनकम घटने पे नॉर्मल और लग्जरियस गुड्स का डिमांड घटेगा। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, ये जो इंफीरियर वर्ड है ना, कंपैरेटिव है। ये जो इंफीरियर है ये क्या है भाई? कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव है, तुलनात्मक शब्द है। किसी कॉमोडिटी को हम इंफीरियर कहते हैं। ये देखिए फ्लेयर का पेन है भाई, इसमें रिफिल चेंज होता है। फ्लेयर का पेन है, इसको आप चाहो तो रिफिल को चेंज कर सकते हो। एक यूज एंड थ्रो पेन के सामने इस पेन के बारे में बोला जाए आपसे तो आप कंपैरिजन करके बताओ। यूज एंड थ्रो पेन के कंपैरिजन में ये क्या होगा? सुपीरियर। और यूज एंड थ्रो पेन क्या होगा? इंफीरियर। लेकिन इस फ्लेयर के पेन के सामने मान लो ये पार्कर का पेन रख दे, हालांकि ये पार्कर के पेन से भी बड़ा कॉस्टली है, 7-8 हजार रुपए का आता है। लेकिन मान लीजिए हम इसको पार्कर ही मान लेते हैं, तो फ्लेयर के सामने ये पार्कर क्या हो गया? सुपीरियर, और फ्लेयर क्या हो गया? इंफीरियर। तो किसी भी कॉमोडिटी को हम इंफीरियर कहते हैं, ये कंपैरेटिव वर्ड है, किसी की तुलना में होता है। अब आप सोच के देखो कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार कोई कॉमोडिटी इंफीरियर है, इनकम आपका बढ़ा, तो आप क्या करोगे? इंफीरियर की जगह पे सुपीरियर गुड्स यूज करोगे। इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा? घटेगा। और इनकम घटेगा तो इंफीरियर गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना आपकी मजबूरी होगी। बोलो बोलो।
इंफीरियर मतलब लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट, और कोई भी कंज्यूमर लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करता है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम है। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स विथ राइज इन इनकम, विथ राइज इन इनकम क्या होगा भाई? डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ, लग्जरियस गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और इंफीरियर गुड्स के साथ, इंफीरियर गुड्स के साथ कैसा रिलेशन? बताओ भाई, इंफीरियर गुड्स के साथ कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। सही है। अब एक चीज बताना आप, मैंने जानबूझ के वो स्लाइड हटा दी है। एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल, नेसेसरी, एसेंशियल नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होगा भाई? इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स, नेसेसरी गुड्स, इनकम और डिमांड का रिलेशन क्या होगा? किसके लिए? एसेंशियल गुड्स। आप में से ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चों का मानना होता है कि इनकम और एसेंशियल गुड्स का डिमांड इनकम के साथ बढ़ने घटने के साथ, इनकम बढ़ने घटने के साथ एसेंशियल नॉर्मल गुड्स का डिमांड कांस्टेंट रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, राइट। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। इंडिया की आबादी कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? मोदी जी का भाषण सुन लो, पता चल जाएगा। मोदी जी अपने भाषण में भारत की जनसंख्या बताते रहते हैं। 2013-14 में जब चुनाव लड़ना शुरू किए थे पहली बार प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो 120 करोड़ देशवासियों से शुरू हुआ था। आज 130 करोड़ देशवासियों तक पहुंच चुका है। तो भाई, भारत की जनसंख्या कितनी है वो मोदी जी पे छोड़ देते हैं, वही बताएंगे। मैं उसका इकोनॉमिक्स बताता हूं आपको। सरकारी डेटा के हिसाब से इंडिया के पॉपुलेशन का 18% बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे। और गरीबी रेखा का डेफिनेशन क्या है बेटे? अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र, पर पर्सन पर मंथ लेस देन 1000 रुपीज की इनकम, एक व्यक्ति प्रति महीने 1000 से कम की इनकम है तो गरीब है। और रूरल एरिया में प्रति व्यक्ति प्रति महीने 860 रुपए से कम की इनकम है तो गरीब है। अब आप सोच करके देखो कि भाई, मेरी इनकम 1050 रुपए, तो मैं गरीब नहीं हूं, आई एम नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन। प्रति व्यक्ति प्रति महीने। अब आप सोच करके देखो कि मेरी महीने की इनकम, चलो ठीक है थोड़ा बढ़ा देते, 2000 रुपए, तो क्या मैं अपने एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहा हूं? अपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा कर पा रहा हूं? नहीं। मेरी इनकम बढ़ेगी तो भाई नेसेसिटीज मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, इनकम बढ़ी
तो नेसेसरी गुड्स का डिमांड मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन नेसेसरी गुड्स के डिमांड का लिमिट होता है। ये नहीं कि मेरी इनकम 20,000 हो गई बढ़ के, भाई क्या हुआ, 2,000 से बढ़ के मेरी इनकम 3,000 हुई, तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड मेरी थोड़ी और बढ़ गई। नेसेसरी गुड्स की डिमांड थोड़ी और बढ़ गई, 4,000 हुई तो थोड़ी और बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ता जाएगा। आप सोचो ना, रोटी नेसेसरी आइटम है या नहीं? मेरी भूख 4 रोटी की है और इनकम मुझे 2 ही रोटी अलाउ कर रहा है। भूख कितने रोटी की, 4। इनकम कितना अलाउ कर रहा है, 2। इनकम बढ़ेगा तो क्या करूंगा, 2 से बढ़ा के 3 करूंगा, और बढ़ेगी तो 4 करूंगा, और बढ़ेगी तो, भूख तो 4 रोटी की, 8 थोड़ी कर लूंगा। तो नेसेसरी गुड्स के केस में, एसेंशियल गुड्स के केस में शुरू में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ सकता है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन एक पॉइंट के बाद इनकम बढ़ने पे नेसेसरी गुड्स का डिमांड कांस्टेंट हो जाएगा। कंज्यूमर जब सैचुरेटेड हो जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, सैचुरेटेड मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड, पूर्णतः संतुष्ट, नेसेसरी गुड्स को लेकर के संतुष्ट हो जाएगा, तब इनकम बढ़ने पे उसका डिमांड क्या होगा, तब इनकम बढ़ने पे उसका डिमांड कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा भाई? नॉर्मल गुड्स के केस में, लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, क्योंकि कंज्यूमर मजबूरी में इंफीरियर गुड्स यूज कर रहा होता है, और इनकम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। एसेंशियल गुड्स के केस में शुरू में इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ सकता है, तब तक जब तक कि कंज्यूमर सैचुरेटेड ना हो जाए। एक बार कंज्यूमर जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो इनकम बढ़ने पे डिमांड कांस्टेंट रहेगा। आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, गिवन गुड्स। क्या पढ़ेंगे? अभी उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी ज्यादा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। क्या? गिवन गुड्स। एक इकोनॉमिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, ये लोएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, सबसे घटिया। तो इंफीरियर किसी की तुलना में घटिया है और गिवन सबसे घटिया है। इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा तो गिवन गुड्स का और ज्यादा घटेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। इन केस ऑफ inferior goods with rise in income, demand falls and vice versa. In case of necessary essential goods, initially शुरू में, हमेशा नहीं, initially with rise in income demand में rise, बढ़ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बढ़ता है, till the point consumer does not attain the position of saturation। जब तक कंज्यूमर सैचुरेशन अटेन नहीं कर लेता तब तक इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगा। वंस कंज्यूमर अटेन्स द पोजीशन ऑफ सैचुरेशन, इज डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स विल बिकम कांस्टेंट विद राइज इन इनकम। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाएंगे उसके लिए भी, और फर्दर जो इनकम इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे वहां भी। तो मैं आगे एक बार इनको फिर से थोड़ा अलग अंदाज में लिख रहा हूं। देखिए, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, इनकम घटा, डिमांड घटा, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल एंड लग्जरियस गुड्स। डायरेक्ट रिलेशन तो कौन? इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन तो कौन? नॉर्मल लग्जरियस गुड्स। इनकम बढ़ा, डिमांड घटा, इनकम घटा, डिमांड बढ़ा, इनवर्स रिलेशन तो कौन? इंफीरियर एंड गिवन गुड्स। बताइए, इंफीरियर और गिवन मतलब लोएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। इनकम बढ़ने पे लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट का डिमांड घट रहा है तो लोएस्ट का और ज्यादा घटेगा।
In case of essential goods, initially with rise in income, demand rises, then becomes constant. क्लियर है भाई? नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. इजी है. उपभोक्ता की रुचियां एवं प्राथमिकताएं. स्वाद क्या है? उपभोक्ता की रुचियां एवं प्राथमिकताएं. अब आप ये देखो, कोई कॉमोडिटी है, कारण कोई भी हो, आपको अच्छी नहीं लगती थी, उसका स्वाद आपको पसंद नहीं था, उसके लिए आपकी प्रेफरेंस नहीं थी, रीजन जो भी हो, अब आपको अच्छी लगने लगे, आपका उसके लिए प्रेफरेंस बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा. और आपका टेस्ट अगेंस्ट में चेंज हो गया, पहले अच्छा लगता था अब नहीं लग रहा है, तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा. मतलब कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस किसी कॉमोडिटी के डिमांड के फेवर में चेंज होगा, किसी कॉमोडिटी के फेवर में चेंज होगा, डिमांड बढ़ जाएगा. अगेंस्ट में चेंज होगा, डिमांड घट जाएगा. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट and if there is favorable or positive change in taste and preferences of the consumer for a commodity, then demand for that commodity will rise and vice versa. टेस्ट प्रेफरेंस फेवर में चेंज होगा, डिमांड बढ़ेगा. टेस्ट प्रेफरेंस अगेंस्ट में चेंज होगा, डिमांड घटेगा. अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स को हमने डी से डिनोट करा था. हमारा फंक्शन क्या होगा भाई? QDC इज ए फंक्शन ऑफ डी. डी मतलब हमारा अदर फैक्टर है. डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की आकार कितनी है. अभी तक जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था? किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड पे इफेक्ट, किसी एक कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट, किसी एक कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज होने से उसके द्वारा करे जाने वाले डिमांड पे इफेक्ट. लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक या सब? जनरल. तो अब जो हम डिमांड की बात कर रहे हैं इन जनरल, एग्रीगेट, टोटल डिमांड. मान लो किसी सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड इन जनरल, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. और पॉपुलेशन घट गया तो डिमांड इन जनरल, एग्रीगेट डिमांड घटेगा. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इफ पॉपुलेशन राइजेस देन डिमांड इन जनरल, दैट इज एग्रीगेट डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा. आप देखो ना, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आ गया तो घर की जनसंख्या बढ़ गई, अब खाना पीना ज्यादा बनाना पड़ता है. और मान लो घर से दो लोग कहीं बाहर चले गए, जनसंख्या घट गई तो खाना पीना कम बनाना पड़ता है. तो एक दो लोगों का इफेक्ट हो रहा है, सोसाइटी में मेजर चेंज होगा. अभी कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अमेरिका में मर गए, तो डिमांड इन जनरल घटेगा ना. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की संरचना कैसी है? क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? किसी सोसाइटी में पॉपुलेशन जो है, अब इसका कंपोजिशन की बात जब हम करते हैं, ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रेन, आप जैसे एडोलसेंट, यंग पर्सन, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, कंपोजिशन जिसको मिला के पॉपुलेशन बढ़ाए. तो मान लो किसी सोसाइटी में ओल्ड पर्सन्स की संख्या ज्यादा है, बुढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, उनके द्वारा जो गुड्स यूज होते हैं जैसे आर्टिफिशियल टिथ, मेडिसिन, स्टिक्स वगैरह का डिमांड ज्यादा होगा. बच्चों की संख्या ज्यादा है, बेबी फूड्स, टॉयज, चॉकलेट्स, ऑफ कोर्स डायपर्स की डिमांड ज्यादा होगी. आप जैसे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, नए फैशन के कपड़े, नई टेक्नोलॉजी वाली मोबाइल, बाइक नहीं, स्पोर्ट्स बाइक, इस तरह के गुड्स का डिमांड
ज़्यादा होगा, तो कंपोजिशन का इफेक्ट भी होगा, डिमांड पे कंपोजिशन का इफेक्ट भी होगा। क्या कहा भाई हमने? other things remaining constant and if there is more number of old persons in a society, बुढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, then goods used by them such as artificial teeth, medicines, sticks etc will have larger demand. On the other hand, if number of children is more in a society, then goods used by them such as baby foods, toys etc will have larger demand. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सोसाइटी में लोगों के बीच इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कैसे हो सकता है, मान लीजिए किसी सोसाइटी में 1000 लोग हैं, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं भाई, पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पॉपुलेशन ऑफ ए सोसाइटी 1000 है, सबके पास बराबर से पैसा बटा हुआ है, 1000 लोगों में सबके पास H1 1000 रुपये है, सबके पास बराबर है। अब मान लो किसी के पास 990 रुपए है तो किसी के पास 1010 है, बराबर ही मानेंगे। किसी के पास 900 है तो किसी के पास 1100 है, ऑलमोस्ट बराबर ही। सबके पास पैसा है, सब लोग परचेज करेंगे। किसी सामान का एक एक यूनिट भी परचेज करेंगे तो कितने, 1000 है भाई, एक एक भी परचेज करेंगे तो कितने, एक एक भी परचेज करेंगे तो कितने, 1000 यूनिट। अब थोड़ा समझो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है, आय के वितरण में असमानता है, तो ये कैसे होता है? 1000 में से 100 लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 100 लोगों के पास बहुत है और 900 लोगों के पास नहीं है या कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। 100 लोगों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड 900 पीपल आर हैविंग नो मनी और वेरी फ्यू मनी। तो अब कितने लोग परचेज करेंगे? इनके पास तो है ही नहीं या बहुत कम है, तो भाई 100 लोग ही परचेज करेंगे ना। अब 5-5 भी खरीद लें तो 500 यूनिट ही होगा टोटल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके पास पैसे होंगे, सब खरीदेंगे, टोटल डिमांड ज्यादा होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होगी तो डिमांड कम होगा। Other things remaining constant, and if there is equal distribution of income in a society, then aggregate demand will be more. And vice versa, मतलब inequal distribution है तो aggregate demand कम होगा। Apart from above factors, demand for a commodity also depends upon expectation about price. कल प्राइस क्या होगा, बढ़ने वाला है तो आज ही खरीद लेंगे, घटने वाला है तो आज नहीं खरीदेंगे, डिमांड अफेक्टेड होगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दूसरों के पास क्या है, पड़ोसी के पास क्या है, फ्रेंड के पास क्या है, रिलेटिव के पास क्या है, इससे भी हमारा डिमांड अफेक्टेड होता है। लेवल ऑफ एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपसे कोई आपका ऑटोग्राफ मांगता है, पेपर पेन लेके सिग्नेचर करोगे। एक अनपढ़ आदमी से मांग लिया तो अंगूठा लगाएगा। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा लोग, अब जैसे मैं, मान लो घर में डिमांड हो जाए, आप अनमैरिड, आपकी, आप में से ज्यादातर लोग, या सभी, हाँ जी सभी, तो आपकी शादी वादी नहीं हुई है, आपको लड़कों की बात कर रहा हूं,
आपको कभी नेल पॉलिश लिपस्टिक की जरूरत नहीं होती? मुझे होती है। घर में ऑर्डर हो जाए और ना लेके जाऊं तो अपने घर में एंट्री ना मिले। तो एक घर गृहस्थी वाले लोगों का डिमांड और एक बैचलर का डिमांड थोड़ा अलग पैटर्न होता है। नेचर ऑफ डिमांड बदलेगा तो डिमांड इससे अफेक्टेड होगा। तो भाई ये हुआ हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आज हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड और फर्दर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी लर्निंग।